ध्यान देना। अब ये स्क्रीन पर एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, कॉमर्शियल सेल एंड बैटरी। कॉमर्शियल यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में बात करना है। और लिखा हुआ है सेल एंड बैटरी। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कभी सेल बोल दिए कभी बैटरी बोल दिए, ये क्लियर ही नहीं है कि कब सेल बोलना है और कब बैटरी बोलना है। आज के बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेल एक सिंगल यूनिट को कहा जाता है, जबकि बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहा जाता है। जैसे ये हम लोग रिमोट में यूज करते हैं या फिर ये हमारे घड़ी में लगा हुआ होता है, तो एक सिंगल यूनिट है, अकेले है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल। ये सेल हुआ। दुकानदार के पास में जाते हैं और सोचो कितना गलत बोलते हैं कि पेंसिल बैटरी दे दीजिए, तो ये बैटरी नहीं है, ये क्या है, सेल है, एक सिंगल यूनिट है। जरा आप बताओ तो बैटरी कहा जाता है, जैसे हम लोग लीड स्टोरेज जो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं वो बैटरी है, क्योंकि उसमें 6 अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। वहाँ पर जब आप डालते हो पानी डाइल्यूट करने के लिए, जब कंसनट्रेट कर जाता है, डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो देखते हो कि 6 अलग अलग कंपार्टमेंट में इसको जोड़ना पड़ता है। आगे डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर भी क्लियर होगा। आप जरा ये बताओ, इसको क्या बोलोगे, सेल बोलोगे या बैटरी बोलोगे? क्यों बैटरी? इसमें 2 सेल है। जरा सोच करके बताओ। जैसे अभी हमने क्या बताया, बैटरी उसको कहेंगे जिसमें एक से ज्यादा सेल लगा हुआ रहेगा। जैसे ये सेल है, इसको बैटरी कहना गलत है। इन्वर्टर को बैटरी कहना, इन्वर्टर में जो लगा होता है उसको बैटरी कहना जरूरी है, क्योंकि उसमें 6 सेल अंदर में एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। हम ये पूछे कि इसे बताओ, आप सेल कहोगे या बैटरी कहोगे? क्यों बैटरी कहेंगे? क्योंकि एक ही सेल है तो उसको बैटरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। हालांकि ये सेल नहीं, ये बैटरी है, इसमें एक से ज्यादा सेल है। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। आप जो बोल रहे थे कि सेल कहेंगे बैटरी कहेंगे क्योंकि एक ही सेल है। अरे जब एक सेल है, इंडिविजुअल है, तब तो उसको सेल कहा जाएगा। बैटरी तब कहा जाएगा जब इसमें एक से ज्यादा सेल होगा, यानी इसमें एक से ज्यादा सेल है। और वो दिखाते हैं, ये देखो, इसका ऑपरेट कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, देख रहे हो, देख रहे हो कितना सेल है इसके अंदर में, ठीक है। 4 नहीं है मेरे भाई, देखो यहाँ पर 3 इधर है, 3 इधर है और इसके अंदर में है, यानी 7 सेल है। और ये मिल करके इसका फॉर्मेशन किया है। इसी का इसका अपर पार्ट, इसका कवर हटा दिए हैं ताकि आपको दिखाई दे कि सेल में और बैटरी में क्या डिफरेंस है। समझ में आया? ये देखने से एक सिंगल यूनिट लग रहा था, लेकिन एक्चुअली ये सिंगल यूनिट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। अब क्लियर हुआ सेल और बैटरी में डिफरेंस। इसको फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी उसे कहा जाता है विच बिकम डेड आफ्टर यूज, विच इज नॉन रिचार्जेबल इन नेचर, यानी जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, जिसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो प्राइमरी। एंड द सेल और बैटरी विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, डिस्चार्ज हो गया फिर से उसको चार्ज किए तो सेकेंडरी कहा जाएगा। आप बताओ फिर से, ये सेल है या बैटरी? सेल। दूसरा सवाल, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी? प्राइमरी, ठीक है। सेल भी आता है सेकेंडरी नेचर का, आप देखते हैं कैमरा वगैरह में यूज किया जाता है, AA, AAA साइज का भी आता है, उसको आप रिचार्ज करते हैं। दूसरा, फिर से आप बताओ, अब ये सेल है या बैटरी? बैटरी। दूसरा सवाल, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी? सेकेंडरी है। प्राइमरी भी आता है, सेकेंडरी इसलिए यहां पर यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज डेली है। अभी आप देखते हो कि कई बार में आपके बैच में तो यूज नहीं करते हैं, डिस्चार्ज हो गया तो इसको बोलते हैं कि तुम इसको चार्ज में लगाओ और दूसरा लेकर के आ जाते हैं। इसका प्राइमरी भी आता है, लेकिन अगर प्राइमरी यूज करेंगे तो 1 सप्ताह में वो डेड हो जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ये 1 साल तक चल जाता है। 1 साल तक चल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 40-50 सेल के जगह पर ये यूज हो रहा है। दाम इसका भले ही 10 गुना ज़्यादा हो, लेकिन 50 सेल की जगह पर ये जो है हमारा काम कर रहा है, 50 बैटरी की जगह पर यूज कर रहा है। तो ये चूंकि चार्ज होता है इसलिए सेकेंडरी। फिर आपसे सवाल पूछते हैं, आप इन्वर्टर में जो यूज करते हैं वो सेल है या बैटरी है? बैटरी है। वो प्राइमरी नेचर का या सेकेंडरी नेचर का? क्यों सेकेंडरी? रिचार्जेबल नेचर का होता है। क्लियर हुआ? सेल और बैटरी का मतलब, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब समझ में आ गया। अब एक एक करके हम लोग को
प्राइमरी सेल में भी पढ़ना है और सेकेंडरी सेल में भी पढ़ना है। प्राइमरी सेल में पढ़ना है ड्राई सेल, ये ड्राई सेल का स्ट्रक्चर है, डिस्कस करेंगे। मरकरी सेल, और सेकेंडरी सेल में हम लोग डिस्कस करेंगे लीड स्टोरेज सेल जो हमारे घर में यूज होता है इन्वर्टर में, और फिर निकल कैडमियम स्टोरेज सेल ये इस्तेमाल किया जाता है। बाकी के दूसरा, जैसे यहाँ ये भी देखोगे तो इसके ऊपर में लिखा हुआ है लिथियम हाइड्राइड, निकल मेटल हाइड्राइड, ये निकल मेटल हाइड्राइड है। जैसे लिथियम है उसी तरह से निकल कैडमियम भी होते हैं, निकल मेटल हाइड्राइड भी होते हैं, इनके अनुसार से ए लिखा होता है। थोड़ा सी और जानकारी रखो, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ये बैटरी का साइज होता है। ए का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा उसका साइज उतना ही पतला होने लगेगा। आपका वो मोटा जो पहले टॉर्च में यूज होता था अब न के बराबर मिलता है, वो ए साइज का होता है। इसके अलावा एक इससे भी मोटा होता है जो आप यूज करते हैं माउस वगैरह में, तो वो डबल ए साइज का होता है। ये जो रिमोट में आप यूज करते हैं इसके ऊपर में ट्रिपल ए साइज लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर इसमें देख रहे हो कि कितना पतला है, इसमें ए का नंबर है 1 2 3 4 5, ये 5A साइज का बैटरी है, इसमें सेल लगा हुआ है 5A साइज का। एक सेल कम से कम करीब करीब जो है वो 1.5 वोल्ट के करीब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और उसी अनुसार से जितने सेल को जोड़ दोगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जैसे हमारे इन्वर्टर में जो लगा होता है वो 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एक सेल, तो 6 सेल जुड़ा हुआ है उसमें एक साथ में, तो 2 6 12 यानी कि वो 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इन सब के बारे में एक एक करके कुछ लिखते हैं और फिर एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग यहाँ प्राइमरी सेल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बताया आपको प्राइमरी सेल उसे कहा जाता है जो नॉन रिचार्जेबल नेचर का हो। इसमें से जो कॉमन प्राइमरी सेल है ड्राई सेल, जो हम लोग घर में यूज करते थे टॉर्च में, आज के डेट में टॉर्च तो मार्केट से गायब हो गया है। मे भी आप हो सकता है कि देखे हो, आपके आने वाला जनरेशन जो है वो उसको फोटो वोटो खींच के कहीं रखे हुए होगे तो दिखाओगे कि हाँ ऐसा जो है वो टॉर्च हुआ करता था, क्योंकि अभी टॉर्च जो है आपके मोबाइल में चला आया है, उसी से आप यूज करते हैं अधिकांश लोग जो है वो। लेकिन अदरवाइज पहले जो है वो अभी भी मे बी आपके घर में हो सकता है। ट्रांजिस्टर हुआ करता था, वहाँ पर भी हम लोग ए साइज का जो है वो यूज करते थे। तो इसका अगर कंस्ट्रक्शन देखें, अपर कवर को आप हटाओगे तो यहाँ पर एक जिंक का लेयर मिलेगा, सिल्वर कलर का एक कंटेनर मिलेगा। सारे अपर कवर को हटा देंगे तब ये निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। ये जिंक का बना होता है और निगेटिव है, इसका मतलब ये किस रूप में काम करेगा, एनोड के फॉर्म। ये किस चीज का बना हुआ है, जिंक का। इसी के अंदर में एक कार्बन रॉड होता है, ग्रेफाइट रॉड, ये तो दिखेगा ही नहीं, ये यूज करते हैं ये कलर ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कई लोग कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो यही काम करता है कैथोड के रूप में, ये गलत है आपका कहना। ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सपोर्ट करता है सिर्फ। इसके चारों तरफ में लेयर लगा होता है MnO2 और कार्बन का, यहां पर इस जगह पर, यानी ये खुद क्या हो गया, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट। यहाँ ये जो पाउडर्ड है, पेस्ट है इसके चारों तरफ में, ये MnO2 प्लस कार्बन, और ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली काम करता है किस रूप में, कैथोड। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3 पार्ट होता है, एनोड, कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड हो गया जिंक, कैथोड हो गया ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय द पाउडर ऑफ MnO2 एंड कार्बन, ये कैथोड के रूप में। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी इस जगह पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, और ये किस रूप में काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। जो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम आपसे बनाने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है। ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई लाइव है सेल जो डेड नहीं हुआ है, डेड होगा तब ये मिक्स कर जाते हैं, इसका जिंक भी अंदर में चला जाता है, ये भी मिक्स हो जाते हैं, तो ये ब्लैक ब्लैक कलर का पूरा पेस्ट जो है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर वो डेड नहीं हुआ है तब आपको ये दोनों कलर जो है बिल्कुल साफ साफ अलग अलग नजर आएगा।
कभी ज़रूरत पड़ेगा, मौका मिलेगा तो फिर किसी दिन हटाएंगे कोई कवर वगैरह, तो फिर दिखाएंगे आपको। इसी का बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए हम खुद से वो डायग्राम बना दिए। अब रिएक्शन कैसे होता है इसको समझो। एनोड पर जो रिएक्शन होगा उसे हम लोग एनोड हाफ रिएक्शन कहते हैं, एनोड हाफ रिएक्शन। और यहाँ जो आप जिंक यूज किए हैं वो जिंक ऑक्सीडाइज किया जाता है एज Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, कैथोड हाफ रिएक्शन में MnO2 और अमोनियम क्लोराइड का NH4 प्लस ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये कन्वर्ट करता है MnOOH में और प्लस NH3 में। चार्ज को बैलेंस करना होगा, एटम को बैलेंस करना होगा। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन 2, मैंगनीज 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ 1 and 3 4 है, यहाँ +1 है, इसका मतलब इस जगह पर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करते वक्त में दोनों हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। तो देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितना है 2। याद करो हम लोग सेल रिएक्शन पढ़े हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर, इसे ओवरऑल सेल रिएक्शन कहा जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन का। देखो यहाँ क्या फाइनली आ गया, Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस, इट गिव Zn2 प्लस 2 MnOOH और प्लस 2 NH3 अमोनिया। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, और ये याद होगा, एक आध बार खुद से लिखोगे तब। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ ये जिंक आयन बना और ये अमोनिया ये गैस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है। ये जिंक आयन अमोनिया के साथ केमिकली कंबाइन कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इनका फार्मूला हो गया ZnNH3 होल ट्वाइस और 2 प्लस। अब ये पूरा डिटेल से पढ़ना इनके नोमेनक्लेचर वगैरह के बारे में, अभी जो भी बोलेंगे आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। ऐसे ही से हम लोग डायामाइन जिंक 2 आयन कहते हैं। अब ये नोमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ना है हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, ये सब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। ये ड्राई सेल का सेल रिएक्शन हुआ, तो आप इसको नोट करें। मरकरी सेल के बारे में बात करते हैं। मरकरी सेल भी प्राइमरी सेल ही है। मरकरी सेल को बटन सेल कहा जाता है, ये इसका निक नेम दिया गया इसके बटन के जैसे शेप के अनुसार से। छोटा सा बटन जैसा दिखता है, सिल्वरी कलर का या स्टील कलर का जैसा आपको दिखाई देगा। कैलकुलेटर में इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे खिलौने होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो आपका मरकरी सेल है। मरकरी सेल में जिंक अमलगम, यहाँ देख रहे हो जिंक के ब्रैकेट में Hg लिखा हुआ है। एक्चुअली जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो जिंक है। अमलगम यूज किया जाता है किसी भी मेटल को अगर मरकरी के साथ Ly बनाते हैं तो उसका अमलगम कहा जाता है। जिंक विथ मरकरी जिंक अमलगम, सिल्वर विथ मरकरी सिल्वर अमलगम। तो यहाँ पे रिएक्शन में Hg इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा, जिंक। एनोड हाफ रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइड होकर कन्वर्ट कर गया जिंक ऑक्साइड में। कैथोड हाफ रिएक्शन में HgO ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट कर गया Hg में। ओवरऑल सेल रिएक्शन जब लिखते हैं तो बाकी का जो कॉमन है दोनों में वो कैंसल्ड आउट हो गया। यहाँ देखो ये एनोड और ये कौन सा पार्ट है, कैथोड। अब ये कन्वर्ट किया जिंक ऑक्साइड में और Hg में, यानी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कह सकते हो ड्राई सेल के रिस्पेक्ट में कि ड्राई सेल जैसे जैसे आप यूज करेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस घटने लगता है। और ये आप फील करते अगर ट्रांजिस्टर में यूज करते हो या फिर टॉर्च में यूज करते हो। अगर टॉर्च में आप यूज करेंगे तो फर्स्ट डे जब आप डालते हैं सेल को तब उस वक्त में वो ज़्यादा लाइट करता है, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ में बढ़ते हैं वो धीरे धीरे लाइट कम करने लगता है। ट्रांजिस्टर में यूज करेंगे तो आवाज़ कम करने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका सेल पोटेंशियल चेंज हो रहा है। रीजन ये कि उसके कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का चेंज हो रहा है।
लेकिन मरकरी सेल पूरे यूनिफॉर्म सेल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है पूरे लाइफ तक। ये वाला जो दीवार घड़ी है, ये जब डेड होने पर रहेगा, उसमें ड्राई सेल यूज किया गया है, तो देखो कि इसका टाइम गड़बड़ा रहा है, सेकंड का सुई घूमता हुआ तुमको दिखाई देगा, लेकिन लगेगा कि इसको 8 बजना चाहिए था और अभी जो है 7:30 बजा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो रिस्ट वॉच में आपका मरकरी सेल लगा हुआ रहता है, वो स्लो नहीं होता है। अचानक देखोगे कि अभी 10 मिनट पहले चल रहा था और अभी देख रहे हैं तो वो बंद पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो रीजन ये है कि इसके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कहीं ओवरऑल सेल रिएक्शन में चेंज नहीं करता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ड्राई सेल मरकरी सेल का सेल पोटेंशियल वैल्यू चेंज क्यों नहीं करता है। तो इसलिए चेंज नहीं करता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है। देख रहे हो, सिर्फ ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड, और यही एक दूसरे से ऑक्सीडाइज या रिड्यूज हो रहा है। जबकि अगर पीछे वाले क्लास का आप ड्राई सेल का देखेंगे तो उसमें NH4+ अमोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट था, उसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहा था। और नंस इक्वेशन पूरा उसी पर बेस्ड था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज करेगा, सेल पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज करेगा। ये मरकरी सेल का आपके बुक का डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से एक्सटर्नली दिखता है, और इनके अपर कवर को हटाएंगे आप तो यहाँ पर इस तरीके से कवर दिखेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल द सेल विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इसमें जो मोस्ट कॉमन आता है वो हमारे घर में यूज होने वाला इन्वर्टर में ड्राई सेल होता है, सॉरी लीड स्टोरेज सेल होता है। यहाँ पर ये देखो लीड स्टोरेज सेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ एक अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, एक अलग कंपार्टमेंट है, यानी कि ये एक सेल के रूप में काम कर रहा है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और ये सब इंटरनली एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। यहाँ पर भी आप देखो वही पार्ट दिखाया गया है। ये देखो, ये एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, या तीसरा सेल है, और ये सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। कभी यहाँ पॉजिटिव और इस जगह पर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड आया। लीड स्टोरेज सेल में, यानी एक सेल की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स होता है लीड का, पीबी के प्लेट्स होते हैं इस तरह से, और जो एनोड के रूप में काम करता है। और इसी में लीड ऑक्साइड का प्लेट्स भी होता है PbO2 का इनके बीच में, और ये कैथोड के रूप में काम करता है। और इन्हें डिप किया हुआ होता है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। यानी कि एक लीड हो गया, दूसरा लीड ऑक्साइड हो गया। अब रिएक्शन में क्या होता है, एनोड हाफ रिएक्शन, पीबी यानी कि लीड जो एनोड के फॉर्म में काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट के सल्फेट आयन के साथ कंबाइन कर ये फॉर्मेशन कर लेगा लीड सल्फेट का, PbSO4 का, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। जबकि कैथोड हाफ रिएक्शन में लीड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, PbO2 का, ये भी सल्फेट आयन के साथ में कंबाइन करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन आयन होता है और +2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी फॉर्मेशन करता है PbSO4 का, और +2H2O आएगा। जोड़ करके देखोगे लीड ऑक्सीजन, देखो यहाँ 2 and 4 and 2 कितना हो गया 6, यहाँ पे देखो 4 and 2 6, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ 4 है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तब ये बन जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 तो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचा हुआ रह गया, Pb प्लस PbO2 प्लस यहाँ 4H प्लस, देखो ये भी SO4 और ये भी SO4 सेम साइड में है तो ऐड होगा, 2SO4 2 माइनस। प्रोडक्ट साइड में देखो यहाँ भी PbSO4 और यहाँ भी PbSO4, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा 2PbSO4। इसी को अगर और जोड़ें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, याद करो ये आयोनाइज होता है एज 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ 2H प्लस की बजाय कितना है 4H प्लस। इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4,
क्योंकि एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट बनता है, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फेट है, यानी 2H2SO4 है। और ये ऐड होने के बाद में फॉर्मेशन करता है 2PbSO4 का। जब आप बैटरी को यूज कर रहे होते हैं तो लीड ऑक्साइड प्लेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कर लीड सल्फेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब फिर इसे आप चार्ज कर रहे होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, तब ये रिवर्स रिएक्शन होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है। तो फिर लीड सल्फेट कन्वर्ट कर जाएगा लीड में, लीड ऑक्साइड में और सल्फ्यूरिक एसिड में। यहां पर ये आपका डिस्चार्ज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है जब बैटरी आपका फुल्ली चार्ज हो, क्योंकि जब फुल्ली चार्ज होगा तो लीड ऑक्साइड के साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और जब डिस्चार्ज हो चुका होगा तब वो लीड सल्फेट, ये साल्ट है, और बाई प्रोडक्ट एक और छूट रहा है यहाँ पर, और प्लस क्या आ रहा है, H2O, जो कि यहाँ पर भी लिखा जाएगा H2, वाटर बनेगा। हालांकि लीड सल्फेट भी एसिडिक नेचर का है, साल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो एसिडिक होगा, लेकिन ये बाकी इससे सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा हार्म नहीं करेगा। तो ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है, तब उसमें वो सल्फ्यूरिक एसिड। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ है, राइट डाउन द हाफ सेल एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ लीड स्टोरेज सेल। तो ये हाफ सेल और इन दोनों को जोड़ दिए तो ये ओवरऑल सेल, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग सेकेंडरी सेल में लीड स्टोरेज सेल के बारे में पढ़े, जो हमारे यहाँ इन्वर्टर में इस्तेमाल किया जाता है। पहले ही बताए थे कि ड्राई सेल के जैसा ही AA और AAA साइज में स्टोरेज सेल भी आता है, सेकेंडरी सेल भी आता है, और उसी के एग्जाम्पल में है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इस वाले पार्ट में एनोड के फॉर्म में कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। तो एनोड हाफ रिएक्शन पर कैडमियम है और इलेक्ट्रोलाइट का OH माइनस आयन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इनके साथ ये कंबाइन कर फॉर्मेशन कर लेता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड का, CdOH होल ट्वाइस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस है तो इलेक्ट्रॉन 2 डालेंगे तभी ना ये माइनस होगा। दूसरा कैथोड हाफ रिएक्शन, तो कैथोड हाफ रिएक्शन में हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड, तो इसलिए कई जगह पर NiOH होल ट्वाइस भी देखोगे, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मेशन करता है निकल हाइड्रोक्साइड NiOH होल ट्वाइस और प्लस 2OH माइनस। ये भी देखोगे तो बराबर होगा, चार्ज भी बराबर होगा। देखो पूरे लेफ्ट हैंड साइड में कितना माइनस है, 2 माइनस, इधर भी 2 माइनस है। नंबर ऑफ एटम्स भी जोड़ोगे तो बराबर ही आएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगा। देखो तो पहले क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट साइड में इसलिए कैंसिल हो गया। और देखो तो और कुछ कैंसिल हो सकता है, 2OH माइनस, यहाँ भी 2OH माइनस है, यहाँ भी 2OH माइनस, कैंसिल हो गया। और कुछ हो सकता है नहीं, तो अब बचा रह गया CD कैडमियम, यहाँ क्या बचा रह गया, NiO2, और इसी का चूंकि हाइड्रेटेड है तो प्लस 2H2O। फाइनली बना क्या, कैडमियम हाइड्रोक्साइड यानी CdOH होल ट्वाइस और प्लस NiOH होल ट्वाइस। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, नोट कर लीजिए। अब यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक अलग सेल, फ्यूल सेल। फ्यूल अभी तक आप पढ़े होंगे, नीचे क्लासेस में जानते होंगे फ्यूल कहते किसे हैं। फ्यूल इज द सब्सटेंस विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। जनरली हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसे जला करके बाकी अपने यूज के लाइक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको। जैसे आप इंजन में इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल, वहाँ पर पेट्रोल का कंबसन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्यूल सेल में उसके कंबसन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं, उसके केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसमें से एक मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल में 2 चैम्बर हुआ, एक एनोड चैम्बर जहाँ हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं, दूसरा कैथोड चैम्बर जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन याद करो,
यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ 0, यहाँ हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ये 0 से +1 में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीजन 0 से -2 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है। तो अभी क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कि हाइड्रोजन के एटम जब ऑक्सीजन एटम के कांटेक्ट में आते हैं तब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको लूज करता है, यानी दो एटम कांटेक्ट में आते हैं तब। अब साइंटिस्ट लोग दिमाग क्या लगा दिए कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम यहीं पर है, ऑक्सीजन एटम यहीं पर है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है वो एक वायर के थ्रू हो जाए। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सटने के बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता था कंबसन वगैरह में भी, अब हाइड्रोजन सेपरेट है, ऑक्सीजन सेपरेट है, और यहाँ इनके बीच में कंडक्टर डाला गया है और इस तरीके से अरेंज किया गया है कि ये ऑक्सीडाइड हो और अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे किसको? ऑक्सीजन को। तब ये वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसी कंसेप्ट को लेकर के यह फ्यूल सेल बनाया गया। फ्यूल सेल में एनोड हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर H2O में कन्वर्ट करता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन कर 4OH- में कन्वर्ट किया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन बनेगा। अब देखो इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या आएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहाँ 4OH- और 4OH- कैंसिल हो गया, यहाँ 2H2 है और यहाँ क्या है? 4H2O। तो ये 2H2 इधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2H2O। फाइनली ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गया 2H2 + O2 इट गिव 2H2। ऐसे भी हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो वही पार्ट आएगा यहाँ पर, H2 + O2 यहाँ पर छूटा हुआ है, इस जगह पर भी क्या डालेंगे? 2H2 + O2 इट गिव 2H2O। यही रिएक्शन यहाँ पर ओवरऑल सेल रिएक्शन में आया है, 2H2 + O2 इट गिव H2। नोट कर लीजिए रिएक्शन। लास्ट टॉपिक है ये। अब यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है कोरोजन। कोरोजन आपका नया टर्म नहीं है, नीचे क्लासेस में भी पढ़े हैं। सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन क्यों डाला गया? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जब कोरोजन होता है, कोरोजन किसी भी मेटल का होता है, रेट अलग अलग होगा। जो हाईली रिएक्टिव होंगे, कोरोजन का मतलब क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन, खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। तो जो रिएक्टिव मेटल है वो तुरंत ऑक्सीडाइज कर जाएगा, यानी कि उसका रेट ऑफ कोरोजन फास्ट होगा। और जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है उसका कोरोजन धीरे धीरे होगा। जैसे आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल में है और इनका रेट ऑफ कोरोजन बहुत स्लो है, इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी में करते हैं। वहीं आप जिंक, मैग्नीशियम, इन सब जैसे मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही अपर पार्ट को हटाएंगे, मेटल कांटेक्ट में आएगा एयर के, मॉइस्चर के, ये तुरंत ऑक्सीडाइज कर जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में, एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा। आयरन भी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है। लेकिन एक और खास बात है, रिएक्टिविटी पर डिपेंड करने के साथ साथ वो मेटल कितना कोरोड करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका ऑक्साइड कैसा है। जैसे एल्युमिनियम, जिंक, इन सब के ऑक्साइड जानते हो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर लेता है। यानी कि अगर ये जिंक का मेटल है, ये जिंक मेटल है मान करके चलो, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा इसके ऊपर में जिंक ऑक्साइड में बनेगा, सिर्फ अपर पार्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा। अब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, यानी अब मॉइस्चर और एयर को अंदर नहीं जाने देगा। तो जो जिंक का रॉड है उसका सिर्फ अपर पार्ट ही ऑक्सीडाइज हुआ, अपर पार्ट ही कोरोड हुआ और अंदर का मटेरियल जो है बिल्कुल सेफ हुआ और उसको ये सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, यानी कि एक शील्ड के रूप में काम कर रहा है। आयरन के साथ में उल्टा ही होता है। जिंक और एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में आयरन लिस्ट रिएक्टिव है, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोजन से नुकसान आयरन का ही होता है। रीजन, जहां एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करते हैं, वहीं आयरन के ऊपर में जो ऑक्साइड बनता है, कभी रस्ट को टच करके देखोगे तो फ्लफी नेचर का नजर आएगा, भुरभुरा नजर आएगा, ठीक है। वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि रस्ट लगने के लिए, कोरोजन होने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उसको वो इन्वाइट करता है कि आइए मेरे सरफेस पर जुड़िए। ये देखो एल्युमिनियम क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है,
अंदर नहीं जाने देंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है। आयरन का ऑक्साइड क्या काम करता है, आइए मेरे साथ में जुड़िए, ठीक है। तो जुड़िए तो उसका मतलब है कि जहां पे थोड़ा सा रस्ट लगा है अब उस जगह पर और तेजी से बढ़ेगा। जैसे अभी बारिश का मौसम वगैरह है, तब इस कंडीशन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप देखो कि कहीं कोई आयरन आर्टिकल है, थोड़ा सा जंग अगर कहीं पर दिखाई दिया है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तब उस जगह पर वो तेजी से बढ़ना शुरू हो। सारे मेटल के कोरोजन में आयरन के कोरोजन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिन्हें रस्टिंग कहा जाता है। रस्टिंग बाकी दूसरे के लिए नहीं यूज करते हैं, सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के लिए यूज करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल टर्म है। यहां इसलिए बताया गया क्योंकि आयरन के सरफेस पर जिस वक्त में कोरोजन हो रहा होता है, रस्टिंग हो रहा होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप करता है। एनोड हाफ रिएक्शन, यानी कि आयरन एनोड के रूप में काम कर रहा होता है, और वहां पर जो ऑक्सीजन आप डाल रहे हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर का जो हाइड्रोजन आयन आया वो कैथोड के रूप में और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। यहां देखो आयरन Fe कन्वर्ट किया Fe2+ में, ऑक्सीजन कन्वर्ट कर गया H+ के साथ H2O में। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस जगह पर ओवरऑल सेल रिएक्शन में देखो क्या बचा रह गया, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+, इट गिव 2Fe2+ प्लस 2H2O, और ये एक सेल के रूप में काम कर रहा है। ई नॉट सेल याद है, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का वैल्यू देखो इसका 1.23 है, और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.44 है, तो 1.23 माइनस 0.44 करेंगे तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, यानी 1.23 प्लस 0.44 यानी 761, यानी ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो गया 1.674, यानी कि इस जिस वक्त में रस्ट लग रहा होता है उस वक्त में उनके सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप करता है जिसके सेल पोटेंशियल का वैल्यू 1.67 वोल्ट। तो सेल कोरोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया वो इस सेल रिएक्शन की वजह से। अब इस कोरोजन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अब चले जाओ अंडर 10th क्लास में, जितना कुछ पढ़े वो सब। आयरन आर्टिकल को कोरोजन से, रस्ट से बचने के लिए इसके ऊपर में ऑयल लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, इसके ऊपर में जिंक का एक लेयर डाल देंगे, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। याद है, द लेयरिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। इसके करने से क्या होता है, जैसे ही जिंक का लेयर लगाए उसके ऊपर में, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन को रस्ट लगने से बचाएगा, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो गया आयरन को बचाने के लिए। अब जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी ऑक्साइड का नेचर है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, तो वो बचाने का काम करेगा जिंक को, और जिंक किसके ऊपर में है, आयरन के ऊपर में, तो आयरन ऑटोमेटिकली उसके अनुसार से जो है सेफ हो गया। फिर होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला जाता है। यहां देखो ये आयरन ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरस आयन में, फिर ये फेरिक आयन में और वाटर के साथ कंबाइन कर Fe2O3.XH2O बना लेता है। यहां पर H+ ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तब उस कंडीशन में रस्ट का चांस ऑटोमेटिकली घट जाएगा। आप ये सुनते भी होंगे कि समुद्र में जो शिप चलता है उसके आयरन में ज़्यादा रस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो साल्ट सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। तो सोच के देखो, एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट भी अवेलेबल है वहाँ पर सोडियम क्लोराइड जैसा रिएक्टिव, तो वहाँ रस्ट ज़्यादा लगेगा। तो नदी वाले शिप में कम लगता है रस्ट, समुद्र वाले शिप में ज़्यादा रस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पर सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है जो उसके रस्ट को बढ़ाने का काम करता है। ये इतना इससे रिलेटेड था। अब अभी तक जो पढ़े हम लोग उसको समराइज करोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो बाकी जानकारी की बात हो गई। कैसे करोगे, जो इसके लिए एक फॉर्मेट जैसा बनाएंगे। मान ली कि एक सेल हो गया, कौन से सेल के बारे में, इसमें एनोड कौन है, दूसरा इसमें कैथोड कौन है, फिर तीसरा पार्ट इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है। पहले टेबल में ये बनाओगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल में एनोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया, जिंक का, और कैथोड के फॉर्म में ग्रेफाइट,
सराउंडेड बाय द पाउडर ऑफ MnO2 प्लस कार्बन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस ZnCl2। अब जब कभी रिवीजन करना पड़ेगा तो 5 पेज पलटने का जरूरत नहीं है, यहीं पर देखोगे सब कुछ याद आ जाएगा। तो जैसे ये ड्राई सेल का हुआ, उसी तरह से मरकरी सेल, लीड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल और रस्टिंग, यानी इसको भी रस्ट में भी सेल डेवलप कर रहा है, वो करोगे। और इस Thanks for watching this video.